नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक करंट इशू लेके आपके सामने आए हैं जो कि दुनिया में बहुत ही बर्निंग इशू है ये, और पूरी दुनिया इससे परेशान है। खाली भारत ही नहीं, सब मुल्क इससे परेशान है। आतंकवाद, इस्लाम एवं मानवाधिकार, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा, एक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। गर फिरदौस बर रुए जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां कश्मीर के संदर्भ में कही गई हैं। इसका हिंदी अर्थ भी मैं बता दूं। अगर पृथ्वी पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को जहन्नुम बनाने का प्रयत्न, कुत्सित प्रयास पाकिस्तान के द्वारा बारंबार हुआ, उसके नापाक इरादों से। यही भारत में यही आतंकवाद की शुरुआत मानी गई है, और वो पीरियड है 1989। 1989 से ही भारत में आतंकवाद की शुरुआत मानी जाती है, जब केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की सुपुत्री रूबिया सईद का कुछ आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। बदले में काफी 4 या 5 आतंकवादी भारत सरकार ने छोड़े थे। यह भारत के संदर्भ में आतंकवाद की शुरुआत मानी गई है। वर्ल्ड के सापेक्ष जब हम जाते हैं तो 1972 म्यूनिक ओलंपिक, म्यूनिक जर्मनी में है, इजराइल के 8 खिलाड़ियों की हत्या हो जाती है आतंकवादियों के द्वारा। ये वर्ल्ड के सापेक्ष है, लेकिन पहले हम भारत पर ही चर्चा करते, फिर वर्ल्ड पूरी दुनिया आपको लेके चलते हैं। भारत में जब पाकिस्तान जान गया 3 युद्ध में वो भारत को परास्त नहीं कर सका, तो जान गया कि आमने सामने के युद्ध में भारत से जीता नहीं जा सकता। तब भाई कौन तरीका? तो उसने प्रॉक्सी वार का सहारा लिया, यानी छद्म युद्ध। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी से कहा जाता है आतंकवाद। तो आतंकवाद के सहारे वो भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयत्न करने लगा। अब वहां के कश्मीर के कुछ भटके हुए नौजवानों को, या अपने पाकिस्तान के कुछ गरीब तबके के मुस्लिमों को, इन सब में आतंकवादी बनाना शुरू कर दिया। तमाम टेररिस्ट कैंप लगाने शुरू कर दिए, और वो 15, 20, 30, 25 सालों में बहुत एक लार्ज स्केल पर भारत को लगातार चोट पे चोट देता चला गया। पाकिस्तान के एक वहां की गवर्नमेंट के ब्रेन में एक बात हमेशा चलती रही है, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश हो गया, और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जनरल जिया ने कहा था, आने वाले 1000 वर्षों तक हम इसका बदला लेते रहेंगे। तो वही पाकिस्तान की वही पॉलिसी चल रही है आतंकवादियों के संदर्भ में। इसीलिए बड़े बड़े आका जितने भी हैं आतंकवादी, वो वही पनाह लिए हुए हैं। हाफिज सईद है, मोहम्मद जरगर है, दाऊद इब्राहिम है, जितने का भी नाम लिया जाए, सब वहीं पनाह लिए हुए। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, सब। भारत के में कितना उन्होंने नुकसान किया, मुंबई अटैक से आप देख सकते हैं। 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था मुंबई हमले में। कश्मीर विधानसभा ब्लास्ट, संसद हमला, अहमदाबाद ब्लास्ट, बेंगलोर ब्लास्ट, हर जगह। वर्ल्ड में अब आप जाते हैं, ये तो भारत का नुकसान हुआ। वर्ल्ड में आप जाते हैं तो बहुत ही बड़ी घटना हुई थी अमेरिका पर, WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2000 या 2001 में हुआ था। एकदम वो वहां पर 4-5 प्लेन थे, अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करा दिया था टकराकर। थंबनेल में आप देख सकते हैं, फोटो भी हमने डाल के रखा, WTC का ही है वो फोटो। अमेरिका में अमेरिका में का हमला हुआ, ब्रिटेन में आप देखते हैं, ब्रसल्स में देखते हैं, और रसिया में देखते हैं,
इजराइल में देखते हैं हर जगह, बड़े बड़े जितने भी मुल्क है, हर जगह आतंकवादियों ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। वर्तमान में सीरिया में आप देखिए, जबरदस्त वार चल रहा है। यानी आतंकवादियों का नेटवर्क पूरा ग्लोबल हो चुका है और उससे निपटने की आवश्यकता पूरे दुनिया को है। लेकिन दुनिया जितनी शक्तिशाली पहले थी, पहले इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी वो आज है, क्योंकि आज दुनिया के पास परमाणु बम है। लेकिन फिर भी वो मानव बम का कोई इलाज या समाधान नहीं ढूंढ सकती, नहीं ढूंढ पा रही है। आतंकवादियों के पास जो ये सुसाइड बॉम्बर तैयार कर ले रहे हैं ये लोग, ब्रेन वॉश करके लोगों का, ये सबसे खतरनाक बिंदु है, क्योंकि इसका इंटेलिजेंस ही एक सहारा है जिससे आप इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब इनको पता लगा सकते हैं, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। और इस सुसाइड बॉम्बर की शुरुआत किया था लिट्टे ने, श्रीलंका में प्रभाकरन ने, वो भी आतंकवादी था, मारा गया। धीरे धीरे अब आतंकवाद को परिभाषित करने की भी आवश्यकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक परिभाषा दिया कि किसी भी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाना ही आतंकवाद है। ये अभी तक तो सर्वमान्य चल रहा है, लेकिन अभी यूएन ने कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि इसकी यही परिभाषा होगी। हर देश का अलग अलग मापदंड है आतंकवाद के संदर्भ में, जो एक निश्चित डिफिनीशन, सर्टेन डिफिनीशन ही नहीं आ पा रही है। फिर भी जब जिस देश पे हमला होता है वो कहते कि हमारे यहां आतंकवादी हमला हुआ है। अब आप चलिए, आतंकवाद का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये भी मैं आपको बताता हूं। बहुत ही कंट्राडिक्शन वाला बिंदु है ये। अब आप देखिए, इस्लाम की हिंदी मैं आपको बताता हूं। इस्लाम की हिंदी है अमन और शांति। क्या यह धर्म हिंसा का पैगाम दे सकता है? हमें तो नहीं लगता। कुरान शरीफ की आयतें जो आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी हिंसा की बात नहीं कही गई है। हमेशा हिंसा को उनका निंदा किया गया, और जो पंक्ति लिखी गई है वो पर्टिकुलर जिस समय वहां पर लिखी गई उस समय के परिवेश को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, न कि आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। उसकी अलग अलग व्याख्या लोग कर दिया करते हैं, ये सही नहीं है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, वेस्टर्न कंट्रीज जितने पश्चिमी राष्ट्र हैं वो सारे के सारे आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद नाम देते हैं। हमें इतराज है, हम भारत सरकार को इतराज है। हमारे जिस मानवाधिकार संगठन से मैं जुड़ा हूं, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक यादव जी को इतराज है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री गंगेश दीक्षित जी को इतराज है, सभी को इतराज है। हमारी भारत सरकार ने कभी भी इस्लामिक आतंकवाद शब्द यूज नहीं किया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमेशा आतंकवाद शब्द यूज किया है। क्यों? आतंकवादियों का कोई जाति और धर्म नहीं हुआ करता, मजहब नहीं हुआ करता। अगर इस कुरान की आयतें ये कहती हैं कि हिंसा अपराध है, तो जिस दिन वो हिंसा में इन्वॉल्व हो गया तो वो मुसलमान रह कहां गया? वो तो हो गया आतंकवादी। और आतंकवादियों का सिर्फ एक इलाज, ही इज मेंटली इल, डजंट डिजर्व लाइफ। जितनी जल्दी आप उनको किल कर दें उतना ही बेहतर है, अगले समाज में हिंसा और व्याप्त न होने पाए। यहां पे हार्ड परस्यूट की आवश्यकता है, एक ठोस निर्णय की आवश्यकता है। कर भी रही भारत सरकार, कर भी रही, इजराइल की सरकार कर रही, अमेरिका की सरकार कर रही, सब इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। अगर आप उनको जरा भी मौका देंगे तो वो और आपके यहां हमले कर सकते हैं। उनका मनोबल बिल्कुल बढ़ने न पाए। किसी भी गलत चीज का आप सपोर्ट नहीं कर सकते। अब इस्लाम की और बात बताएं। इस्लाम धर्म तो कोई भी बुरा नहीं है पूरी दुनिया का। दुनिया का कोई धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि इनको मार दो, उनको मार दो, उनको मार दो। बिल्कुल गलत है। इस्लाम धर्म अपने आप में पवित्र धर्म है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से उसको बदनाम कर दिया जाता है। कुछ देशों की वजह से उसको बदनाम कर दिया जाता है। इसमें इन्वॉल्व हैं लोग। कारण क्या? उनके राजनीतिक कारण हैं इस धर्म को बदनाम करने के लिए, और कुछ इनके भी हैं।
भाई सारे टेररिस्ट मुस्लिम ही क्यों होते हैं, इसका भी मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूं। सारे नहीं, लगभग 90% आप मान के चलिए मुस्लिम ही होते हैं। अभी मैं आपको जवाब दे रहा हूं उसका भी, क्या कारण उसके पीछे। आप देखिए राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं। 3 कारण है। इस्लाम में जो आतंकवादी इस्लाम से संबंधित है, उसके 3 कारण हैं। पहले राजनीतिक कारण पे हम चलते हैं। जितना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा तो ऑयल पॉलिटिक्स है पश्चिमी राष्ट्रों की नजर में। ये ऑयल पॉलिटिक्स का खेल ऐसा कि ये पश्चिमी राष्ट्र चाहते ही नहीं कि ये शांति से रहें, डिस्टर्ब ही करना चाहते हैं। ऑयल की वजह 2 देशों को लड़ाना चाहते, किसी देश में लड़ाना चाहते, हर चीज ये पश्चिमी राष्ट्र चाहते हैं। भारत यहां पे कहीं नहीं है, भारत की कोई भूमिका नहीं। भारत सिर्फ यहां पर सिर्फ अपना चाहता कि अब जो हमारी लैंड है हम उसको पूरी हिफाजत करेंगे, अगर उसमें कोई हमला करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, अगर वो कोई, चाहे वो आतंकवादी चाहे देश हो। यहां पर बात कहीं दूसरे उसमें हमको हस्तक्षेप करने नहीं आता, हमारी हस्तक्षेपवादी की नीति है। वहां पर गल्फ कंट्री मिडिल ईस्ट में देखिए, सीरिया में जो कुछ हो रहा है, क्या वो वहां के मुस्लिम ही जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं, देश जिम्मेदार है, अमेरिका और रशिया जिम्मेदार हैं। एक सरकार का साथ देती है, दूसरा विद्रोही साथ देती है। क्या ये हथियार की सप्लाई करते हैं लोग? क्या ये लोग अगर हट जाएं तो क्या सीरिया में अमन शांति नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, यूएन के प्रयासों के द्वारा। कोशिश तो कोई करे, कोशिश करते ही नहीं है और कहते मुस्लिम आतंकवादी, फलाना आतंकवादी, धमाका आतंकवादी है। थिंक करने की आवश्यकता है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, आर्थिक कारण। मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा धनी लोग नहीं हैं, और जहां पे संपन्न है, जहां पे धनाढ्य है, वहां पे आतंकवाद नहीं है। सऊदी अरेबिया का एग्जांपल आप ले सकते हैं। वहां पे क्यों आतंकवादी नहीं पैदा हो रहे हैं? उस देश पे क्यों आतंकवादी हमले नहीं हुआ करते हैं? कोई भी ऐसी बात नहीं वहां पर। यहां पर भी आप थिंक कीजिए। तीसरा कारण है सामाजिक कारण। सबसे कम लिटरेसी अगर किसी धर्म में है तो मुस्लिम धर्म में है। आप इंडिया का एग्जांपल लेके चलें। इंडिया का एग्जांपल यह है कि मुस्लिम धर्म के जो लिटरेसी रेट है वो आदिवासियों से थोड़ा सा ऊपर ही है। अब इन सब के पीछे भी आपको कारण बता दूं, क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा इस्लाम धर्म में। इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा, ये लोग अपनी परंपरा, अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इनको आगे आना होगा। अगर ये आगे आएंगे नहीं, तब तक ऐसे लोग आरोप इन पर लगाते ही रहेंगे। बुराई करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर अच्छाई ढूंढ लेंगे तो कोई हमारी बुराई नहीं कर पाएगा। ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो जहां पे सुधार की गुंजाइश है, और यही कारण है कि जितने भी मुस्लिम कहीं प्रताड़ित हुए मुस्लिम, सीरिया में प्रताड़ित अगर मुस्लिम हो रहे हैं, सपोज दैट, तो वहां पर अगर मुस्लिम आतंकवादी बन जा रहा है, उनकी हत्या कर दे रहा है, तो भाई ये तो बट नेचुरल है। आप हम पर हमला करेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो वो भी हमला करेगा ना, तो उनको कह दिया आतंकवादी है। पहले आप हटिए वहां से, दोनों देश हटे वहां से, उसके बाद तब बातचीत कीजिए। शांति की बातचीत बारूद के ढेर पर नहीं की जा सकती है। अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम बारूद के ढेर पर बैठ के शांति वार्ता करेंगे, तो आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ये दोनों देशों की बात कर रहा हूं, रूस और अमेरिका की। अब आप आगे आते हैं। इस्लाम धर्म हो गया, इन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका मैंने क्लेरिफिकेशन आपको दे दिया। अब यहां पे आता है एक मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। भाई ये क्या चीज, ये इनका क्या मतलब है? भारत, खाली हम भारत का एग्जांपल ले रहे हैं, वर्ल्ड पे नहीं आ रहे। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन है। हम लोग अपने देश के समर्थक हैं। ये संगठन अपने देश का समर्थक है। पहले राष्ट्र, फिर बाद में कुछ और। ये सही है भाई? यहां तक सभी जितने भी नागरिक हैं सभी यही सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं। अब हां, अगर कोई आतंकवादी है तो हमारा मानना कि उसको किल कर देना चाहिए।
सरकार का भी यही मानना किल कर देना चाहिए, क्योंकि वो आगे हिंसा न फैलाने पाए। अगर वो जिंदा रहेगा तो 10 लोगों को मारेगा, 20 लोगों को मारेगा, 30 लोगों को मारेगा। तो चूंकि वो मेंटली इल हो चुका है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ठीक, ह्यूमन राइट्स पर यह आरोप लगाया जाता है, सारे मानवाधिकार संगठनों पर आरोप लगाया जाता है कि हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं लोग। अरे भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस से बाहर की संस्थाएं हैं मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स की, ये जब भारत में आते हैं तो ये कुछ न कुछ कमियां ढूंढ के यहां पे बात करते हैं। इनको हर चीज में, हर इनकाउंटर में फेक इनकाउंटर नजर आता है। जहां भी देखेंगे फेक इनकाउंटर। किसी भी, अब अगर कोई चरमपंथी आतंकवादी है, अगर उसको मार दिया तो कहे नहीं सेना ने बड़ा गलत काम किया, तो सीधा आदमी था। लेकिन जब एविडेंस मिल गए हैं कि नहीं वो आतंकवादी था, तो मार देना उचित है। यहां पर भारतीय जो मानवाधिकार संगठन है, हम अपने संगठन की बात, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की बात कर रहा हूं, इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अगर कोई, मान ली सपोज दैट, अगर कोई इनकाउंटर हुआ, सपोज दैट वो निर्दोष हुआ, तो उस पर ये लोग एक्शन लेते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन आतंकवादियों के समर्थन में कोई आतंकवादी को अगर मार दे, तो कभी भी ये लोग ऐसा नहीं करते। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन कभी भी ऐसा नहीं करता कि नहीं हम उस पर ये गलत आपने किया है। ये बाहर की जो मानवाधिकार संगठन संस्थाएं हैं, ह्यूमन राइट्स, ग्रीन पीस, ये सब उसमें टांग अड़ाते रहते हैं। ये आपका हो गया मानवाधिकार से संबंधित। अब और मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, कश्मीर में जहां से मैंने शुरू किया तो वहीं पर मैं आपको एंड कर रहा हूं। कश्मीर में ही, वो कश्मीर के लोग ही क्यों आतंकवादी बन रहे हैं? आप कश्मीर के नीचे आप चले आते हैं, जम्मू कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात, इधर आसाम तक, कहीं कोई आतंकवाद की बात नहीं है। कोई भी वहां का नागरिक आतंकवादी नहीं है। इक्का दुक्का हो सकता है, नहीं कह सकते, लेकिन एक लार्ज स्केल पर कश्मीर ही है। कश्मीर भी कटा हुआ है अब तक। वहां पर भी जो एजुकेशन है, आप जाइए देखिए, बहुत ही मिनिमम है, बहुत लो है एजुकेशन। अब वो भटके नौजवान बेरोजगार कहां जाएं? आतंकवादियों की पनाहगाह में चल गए, वहां उनका ब्रेन वॉश कर दिया, भारत ऐसा, भारत तो ऐसा, भारत तो ऐसा है, बन गए आतंकवादी। कसाब, जो मुंबई हमले का आरोप, जो वो था, आतंकवादी था, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड तो दूसरा था, लेकिन मुंबई हमले में इन्वॉल्व था कसाब, जिसको फांसी दी गई। महज 3,000 रुपए में वो अब इस लश्कर तैयबा को ज्वाइन किया था, और जब वो ज्वाइन किया तो बहुत खुश हो गया था। अब ये आप समझ सकते, गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन, उसका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया था उन लोगों ने कि वो जाके बिल्कुल वहां पर अब आतंकवादी हमले ही करे, ये कर दिया था पाकिस्तान के चरमपंथियों ने। ये सब बातें हैं जहां पर सुधार की गुंजाइश है। किसी भी एक, सैमुअल हंटिंगटन ने एक बात कही थी 1989 में, क्लैसेस ऑफ सिविलाइजेशन, उन्होंने, यानी सभ्यताओं का संघर्ष, यानी इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन। तो ये राइवल हैं। क्रिश्चियनिटी कभी नहीं चाहती कि इस्लाम बहुत ज्यादा सर्वाइव करे, ये बात सामने आती है। और आज लगभग देख भी रहे हैं कि जितना भी है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेपवादी राजनीति इन लोगों की, पश्चिमी राष्ट्रों की, वो कहीं ना कहीं क्लैश के लिए जिम्मेदार है। इसको बंद करना होगा। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो आप दुनिया को एक बड़े हाइड्रोजन बम पे बैठा के रखें। पृथ्वी को एक बार नहीं, सैकड़ों बार पृथ्वी नष्ट की जा सकती है, जितने बम आपके पास हैं। हम लोग तो अपने डिफेंस के लिए रखे हुए परमाणु बम, हम भी अपना जस्टिफिकेशन देते हैं, नो फर्स्ट यूज, हम पर पहला प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपने कभी ऐसा कहा है? आपने कभी नहीं ऐसा कहा है। तो सारे जो भी, कुछ जगहों पर आतंकवाद वहां की सामाजिक परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है, कुछ जगहों पर आतंकवाद वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है, कुछ जगहों पर आतंकवाद वहां की आर्थिक परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार। हर जगह अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग मुद्दे हैं।
और उसको अलग अलग चश्मे से देखे जाने की आवश्यकता है। आतंकवाद तो बिल्कुल हर जगह जो भी है, जब उसके बाद में उसके नीचे की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद जब वो आतंकवादी हुआ तो वो तो पूरे वर्ल्ड में एक लेवल पे आ गया, अब वो आतंकवादी है। लेकिन जब नीचे आप कारण की तलाश करेंगे तो ये अलग अलग है, कारण अलग अलग है। भारत का कारण अलग है, सीरिया का कारण अलग है, अफगानिस्तान का कारण अलग है, अमेरिका का कारण अलग है, ब्रिटेन का कारण अलग है, सब जगह अलग अलग। दोस्तों, आज का ये जो करंट इश्यू का चैप्टर नहीं, ये हमारी अपनी सोच थी। हमसे बहुत छात्रों ने कहा था कि आप सर इस पर एक लेक्चर लीजिए। मैंने सोचा कि लेक्चर लिया जाना चाहिए। आज का अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, इसमें कहीं भी आपको लगता कि नहीं सर को और यहाँ पे अच्छा लगा या कुछ यहाँ पे सर नेगेटिव बोल गए या पॉजिटिव बोल गए, जो भी जैसा भी लगा, आप अपना व्यू कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।